हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एसएससी जेसीबीटी 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जो कल हुआ था तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं हो जाने चाहिए। आज भी हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर चैनल विद ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है हमारा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, उसमें जो रेक्टेंगुलर चैनल है उसकी बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। हैज अ चेंजिंग बेड स्लोप। तो जो उसका बेड स्लोप है वो चेंज हो रहा है। इफ चेंज इज फ्रॉम स्टीपर स्लोप टू अ स्टीप स्लोप, तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का प्रोफाइल कैसा होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखा है, S1 होगा या S2 होगा या S3 होगा या फिर नन ऑफ द अबव। तो S1 S2 S3 में से हमें बताना है कि कौन सा हमको प्रोफाइल देखने को मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए जब हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन पॉइंट को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट्स जो रिमेंबर हमें करने हैं, रिमेंबर जो करने हैं हमें पॉइंट जब भी कोई ऐसे प्रोफाइल बनाने पड़ते हैं, सबसे पहला कि जो सीडीएल होता है, जो सीडीएल हमारा होता है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है हमारे बेड स्लोप से। उसका कोई लेना देना नहीं है, हमारे जो बेड स्लोप है उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन, इसका मतलब क्या है, एनडीएल हमारी डिपेंडेंट है। एनडीएल हमारा डिपेंड करती है भाई, जो एनडीएल नॉर्मल डेप्थ लाइन है वो हमारी डिपेंड करती है स्लोप पर, वो डिपेंड करती है स्लोप पर। फिर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या है कि जो हमारी फ्लो होती है, जो हमारा फ्लो है, वो हमेशा चाहता है कि एनडीएल से एनडीएल ही मूव करे। मतलब दो स्लोप देखने को मिल रहे हैं, स्टीपर से स्टीप या माइल्डर से स्टीप देखने को मिलता है, तो फ्लो हमेशा चाहता है ऑलवेज वांट टू मीट। ऑलवेज क्या करना चाहेगा वो, अपना एनडीएल से स्टार्ट होता है और दूसरे के एनडीएल से मीट करना चाहेगा। स्टार्ट फ्रॉम एनडीएल एंड मीट टू एनडीएल ऑफ अनदर स्लोप। तो स्टार्ट फ्रॉम एनडीएल एंड ट्राई टू मीट एनडीएल। तो एनडीएल से एनडीएल फ्लो करता है। इस लाइन का बस बेसिक मीनिंग ये है। अगर हम बात करते हैं सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, अगर सब क्रिटिकल फ्लो है तो उसका जो हमारा कंट्रोल पॉइंट होगा वो डाउन स्ट्रीम होगा, और अगर हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो है तो उसका कंट्रोल पॉइंट हमारा अपस्ट्रीम होगा। तो अब यहाँ पे प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीके से बनेगा प्रोफाइल। तो हम प्रोफाइल देखते हैं। अगर प्रोफाइल देखते हैं तो एक तरफ हमारा स्टीपर है, क्योंकि हम स्टीपर से स्टीप जा रहे थे, एक तरफ स्टीपर है एक तरफ स्टीप है। हम इसको क्रिटिकल से कंपेयर करते हैं, जो क्रिटिकल है हम उससे कंपेयर करते हैं। तो अगर स्टीपर की बात करें तो स्टीपर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इसका जो स्लोप है वो जो हमारा क्रिटिकल होगा उस स्लोप से ज्यादा है। अगर मैं स्टीप का जो स्लोप है उसे 1 मान लूं तो ऑब्वियसली वो स्टीप है, इसका मतलब क्रिटिकल से तो ज्यादा होगा, लेकिन मेरा जो स्लोप है जो स्टीपर में मेरे को देखने को मिल रहा है उससे कम होगा। ये दोनों कंडीशन हमें याद रखनी है। तो अगर इस कंडीशन की बात करें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर स्टीपर को ये वाला स्लोप दे देते हैं, थोड़ा ज्यादा ज्यादा स्लोप दे देते हैं। स्टीपर को हमने ये वाला स्लोप दे दिया और वहीं पे हमारा जो स्टीप है इसको ये वाला स्लोप दे देते हैं, और बीच में इनका एक हम ज्वाइनिंग पॉइंट कर लेते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन से हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन में कर दिया हमने, ये बीच में इनका मीडियोकर है। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्वेश्चन की तरफ चले। तो स्टीपर में मेरे को क्या देखने को मिला, स्टीपर में देखने को मिला कि मेरे जो स्लोप है वो ज्यादा है क्रिटिकल से। तो इसका मतलब y की वैल्यू अपोजिट होती है, ये इनवर्सली होते हैं। स्लोप और जो हमारी लेंथ है वो इन दूसरे के इनवर्सली है, तो इसका मतलब y नॉट हमारा कम हो जाएगा क्रिटिकल से। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, y नॉट कम है, उससे ज्यादा y1 है और उससे ज्यादा हमारा क्रिटिकल है। तो सीडीएल दोनों में हमारा सबसे टॉप में आएगा। तो सीडीएल को अगर मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ब्लू ले लेते हैं। तो अगर सीडीएल को मैंने इस कलर से दिखाई है, मेरा सीडीएल है, क्योंकि वाई सी हमारा वाई सी हमारा क्या शो करता है, क्रिटिकल को ही तो शो करता है, और ये मेरा क्रिटिकल है। स्ट्रेट लाइन बनाना है, मेरा क्रिटिकल है। ये जो है हमारी लाइन, ये सीडीएल है। अब अगर हम एनडीएल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एनडीएल देखने को मिला। ये जो हमारा एनडीएल है, मैं दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करती हूँ। तो हम इसको ले लेते हैं, ये हमारा एनडीएल हो जाएगा। ये हमारा एनडीएल है, तो ये हमारा वाई नॉट हो गया, और ये मेरा इसको एनडीएल बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टीप है इसमें क्रिटिकल से नीचे होता है, पर वाई नॉट से ज्यादा बड़ा होगा वाई1 और वाई सी से कम होगा। मतलब कहीं यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ पर हमें एनडीएल देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारा एनडीएल इसका देखने को मिलेगा, ये हमारा वाई1 हो गया। तो ये पूरी कंडीशन हमारी आ गई। तो स्लोप से हमने इस कंडीशन को समझ लिया, और ये एनडीएल से एनडीएल ही हमारा वाटर फ्लो करना चाहता है, यही तो पॉइंट था हमारा। तो जो हमारा वाटर है वो एनडीएल से एनडीएल ही फ्लो करना चाहता है, मतलब यहाँ से वो यहाँ फ्लो करना चाहता है, ऐसे ही तो जाएगा। वो एनडीएल से एनडीएल फ्लो करेगा, मतलब क्या है, राइजिंग बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 1 और जो 3 होता है इसमें हमारा राइजिंग प्रोफाइल बनता है। तो 1 तो सीडीएल से ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा प्रोफाइल है, S3 प्रोफाइल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा कौन सा प्रोफाइल हो जाएगा, हमें यहाँ पर जो ये पॉइंट है यहाँ पे हमें राइजिंग देखने को मिल रहा है,
तो ये हमारा S3 प्रोफाइल हो जाएगा क्योंकि राइजिंग है। तो हमें पता चल गया कि कौन सा प्रोफाइल बनेगा इस वाले केस में, जो स्टीपर से स्टीप स्लोप में जा रहे हैं, तो हमें S3 प्रोफाइल देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन में अगर S3 होता हमारा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन का। वेल आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इतना टाइम सॉल्व करने में नहीं लगेगा, लेकिन बेसिक से बताया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रीडिंग ऑन स्टाफ विच इज हेल्ड वर्टिकली 60 मीटर फ्रॉम अ टैक्योमीटर। तो 60 मीटर हमें डिस्टेंस दे रखी है टैक्योमीटर से। तो डी की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा डी हो जाएगा वो 60 मीटर हमें दे रखा है। वेल और जो टैक्योमीटर पे स्टाफ की रीडिंग दे रखी है वो दे रखी है 1.460 एंड 2.055। ये हमें स्टाफ की रीडिंग दे रखी है। लेकिन अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, मतलब कोई भी कॉस थीटा का कंपोनेंट या साइन थीटा का कंपोनेंट नहीं आएगा। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज, तो एफ की वैल्यू हमें दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। The distance from objective lens to the vertical axis is 13 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमें दे रखी है ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके वर्टिकल एक्सिस तक की 13 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या है, स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है। स्मॉल डी की वैल्यू हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है और एडिटिव कांस्टेंट पूछ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम डी इज इक्वल टू के एस प्लस सी करते हैं, जिसमें हमारा जो k है ये क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर k क्या है, हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। और जो c है हमारा, वो हमारा एडिटिव कांस्टेंट है। तो ये इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि एडिटिव कांस्टेंट हमारा क्या होगा। एडिटिव कांस्टेंट, अगर यहाँ पर हम एडिटिव कांस्टेंट की बात करें, जो c है हमारा, तो k की वैल्यू, जो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो क्या होता है हमारा, k इज इक्वल टू एफ अपॉन आई। एफ अपॉन आई, यहाँ पर आई क्या होता है मेरा, स्टीडिया इंटरवल। ये सब पॉइंट हमें याद रखने। क्वेश्चन में आज एडिटिव कांस्टेंट पूछ ले, कल को मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट भी पूछ सकता है। स्टीडिया इंटरवल, तो यहाँ पर हमारा जो आई है वो क्या है, स्टीडिया इंटरवल है। वेल वहीं पे अगर हम एडिटिव कांस्टेंट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एफ प्लस डी, जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट है जिसको हम सी से शो करते हैं, टी से शो करते हैं, और वो हमारा हो जाएगा एफ प्लस टी। और हमें एफ भी पता है जो ये रहा 20 सेंटीमीटर, और डी भी पता है हमारा 13 सेंटीमीटर। इसको फटाफट से ऐड कर लेते हैं, एडिटिव कांस्टेंट पता चल जाएगा, आंसर हम टिक कर देंगे। तो सी की वैल्यू हमारी एफ प्लस डी हो जाएगी, जो कि 20 प्लस 13 सेंटीमीटर है, मतलब 33 सेंटीमीटर मुझे देखने को मिल रहा है। हो सकता है मीटर में क्वेश्चन पूछा गया हो तो 0.33 मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.33 मीटर हमारा सी, जो हमारा एडिटिव कांस्टेंट है, ये आंसर हो जाएगा। वेल अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द पीक रन ऑफ फॉर अ कैचमेंट एरिया ऑफ 62,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया दे रखा है विद अ रन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 0.43, जिसको हम के से शो करते हैं। के की वैल्यू दे रखी है हमें 0.43। स्टॉर्म इंटेंसिटी दे रखी है 0.441 सेंटीमीटर पर आवर। रैशनल फॉर्मूला यूज करना है हमें और फाइंड करना है हमें। तो डिस्चार्ज फाइंड करना पड़ेगा हमें, पीक रन ऑफ कैचमेंट जो है एरिया में गिवन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हम पीक फ्लड डिस्चार्ज की अगर बात करें रैशनल फॉर्मूला यूज करके, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू 1/36 KIA। एक इंपेरिकल फॉर्मूला है जिसमें K की वैल्यू क्या है हमारी, अगर K की वैल्यू की बात करें तो वो हमारा रन ऑफ कोफिशिएंट है। रन ऑफ कोफिशिएंट है जो कि हमें दे रखा है कितना, 0.43, और इसकी कोई यूनिट नहीं है तो एज इट इज पुट करेंगे। वहीं पे अगर हम आई की बात करते हैं, तो ये हमारा स्टॉर्म इंटेंसिटी है, जो कि हमारा सेंटीमीटर पर आवर में होना चाहिए। ये क्या है हमारा, स्टॉर्म इंटेंसिटी, जिसकी अगर बात करें तो हमें वैल्यू दे रखी है 0.441। तो स्टॉर्म इंटेंसिटी गिवन है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एरिया, तो एरिया यहाँ पर हम किस में पुट करते हैं, एरिया की अगर बात करी जाए तो एरिया हमारा हेक्टेयर में पुट किया जाता है। अब इसको अगर लिखना चाहूँ मैं तो ये हो जाएगा हमारा 62,000 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो मेरा ये हेक्टेयर बन जाएगा। तो बेसिकली अब हमारा कितना हो गया, कितनी जीरो आएंगे हमारी, 6 के बाद हमारी 5 जीरोज आएंगी। तो ये 62 के बाद हमारी 5 जीरो आएंगी, ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो 1/36 मल्टीप्लाई बाय 0.43 मल्टीप्लाई बाय हमारा हो जाएगा 0.441 मल्टीप्लाई बाय 62 एंड 5 टाइम्स 0, 65 टाइम्स 0। तो अगर आप इसको कैल्शियम आराम से सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैल्शियम आपको गिवन होगा, वहां पर आपको सॉल्व करना है। वेल अगर इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 32
707.87 क्यूमैक। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी, मीटर पर सेकेंड आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसमें डायरेक्टली देखना है यूनिट में, जो यूनिट गिवन होती है क्वेश्चन में, जो यूनिट गिवन है क्वेश्चन में और जो आपका फॉर्मूला है जिसमें यूनिट है, उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो चेंज कर लेगा। जैसे यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा था, पर हमें फॉर्मूले में हेक्टेयर में एरिया पुट करना होता है, तो उसको कन्वर्ट करने के बाद आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर जो डिस्चार्ज जो है हमारा, फ्लड डिस्चार्ज जो हमारा पीक फ्लड डिस्चार्ज जो आएगा वो हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड में निकल के आएगा। यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लूइड डेंसिटी गिवन है हमें, जो कि 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी हमें गिवन है, विस्कोसिटी गिवन है हमें 0.8 पॉइंट्स। इसको अगर मैं केजी पर मीटर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा विस्कोसिटी हो जाएगी हमारी 0.08 kg पर मीटर सेकेंड। वेल वहीं पे हम बात करते हैं, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर क्यूब पर मिनट। तो बेसिकली हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है, रेट दे रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब हो गया, 10 क्यूब हो गया यहाँ पर, तो 10 मीटर क्यूब पर मिनट। तो इसको अगर मैं 60 सेकंड में चेंज कर दूं तो 60 सेकंड हो जाएगा। बेसिकली क्यू मेरा यहाँ हो जाएगा 10/60 और मीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1/6 इन अ सर्कुलर पाइप। तो पाइप कैसा है हमारा, सर्कुलर पाइप है, ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ए की वैल्यू भी हमें दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है कि फ्लो जो है वो लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है या फिर क्या। ऑप्शन में तो हमारे को लेमिनार, टर्बुलेंट और ट्रांजिशन भी दे रखा है, तो इनमें से क्या फ्लो है और हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी बताने। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जब सर्कुलर पाइप होता है तो हमें पता है कि यू मैक्स जो है वो, तो हम वेलोसिटी अभी यहाँ नॉर्मल फॉर्मूले से निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, उसका ट्वाइस हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं। अगर बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू A इंटू वी होता है। यहाँ पर हम 1/6 लिखेंगे, इसको एरिया हमारा हो जाएगा 1 और V मेरा निकल के आ जाएगा यहाँ से 1/6। तो मेरा वेलोसिटी निकल के आ गई 1/6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो मेरा वेलोसिटी निकल के आ गई एवरेज। अब मैं यू मैक्स की अगर बात करूँ, यू मैक्स की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ 1/6, जो कि हो जाएगा 1/3, मतलब क्या है 0.333 मेरा मीटर पर सेकंड। ये तो मेरी यू मैक्स की वैल्यू निकल के आ गई, ये यू मैक्स की वैल्यू निकल के आ गई। इसका मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, मतलब या तो फ्लो मेरा ट्रांजिशन होगा या टर्बुलेंट होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लो ट्रांजिशन है या टर्बुलेंट, उसके लिए मुझे रेनॉल्ड्स नंबर निकालना पड़ेगा। रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं तो हम रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला जानते ही हैं, रो वी डी जो हमारा वेलोसिटी अपॉन म्यू। यहाँ पर हमारा फ्लो जो हमारा फ्लो था उसमें अगर फ्लूइड डेंसिटी की बात करें तो हमारा 1200 हमें वेलोसिटी डेंसिटी दे रखी थी। वेलोसिटी की बात करें अभी हमने निकाला था 1/6 हमारी वेलोसिटी थी। डायमीटर के लिए मुझे π/4d² इज इक्वल्स टू एरिया यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू जब मैं पुट करूंगी, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए जो है हमारे 1 दे रखा है, तो अगर इसमें पुट करेंगे तो 1 × 4/π आएगा, इससे हमारा अंडर रूट से आएगा हमारा डी। तो डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, केएलसी में वैल्यू पुट करते ही हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी आएगी, अगर हम वैल्यू की बात करें केएलसी में सॉल्व करने के बाद तो हमारा आएगा 1.128 मीटर, 1.128 मीटर। डी आ गया तो यहाँ पे ये भी पुट कर देंगे 1.128 मीटर। और अभी हमने जो केजी पर मीटर सेकंड में निकाला था, केजी पर मीटर सेकंड में निकाला था हमारा विस्कोसिटी की वैल्यू, जो कि निकल के आई थी हमारी 0.08 इन सबको कैलसी में पुट करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू है वो हमारी आएगी 2820 रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आई। तो अगर हमारी जो वैल्यू 2000 से लेके और 4000 के बीच में आती है, इसका मतलब क्या है, जो कि हमारी वैल्यू लाई भी कर रही है तो ये इसके बीच में आ रही है, ये मेरा फ्लो कैसा हो जाएगा, ट्रांजिशन फ्लो हो जाएगा। और हमारी जो वैल्यू थी वो भी 0.033 थी, तो हमारा ट्रांजिशन वाला जो ऑप्शन था वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है, ये पहला ऑप्शन जो है हमारा, अगर इसकी बात करें तो पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्रांजिशन फ्लो है और 0.33 हमारी यू मैक्स की वैल्यू है सर्कुलर पाइप में। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखें तो अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो वो बोल रहा है कि द हाइट ऑफ अ टावर अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा टावर है, टावर की जो हाइट है वो हमें दे रखी है, और height of the tower above the horizontal line of collimation of theodolite fixed at a interval, fixed at a horizontal distance। तो horizontal distance हमें इस टावर से यहाँ तक की, मान लो यहाँ पर है हमारा थियोडोलाइट, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 30√3 मीटर।
32√3 मीटर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है और हाइट ऑफ द टावर हमें बोला है 30 मीटर, तो हमें हाइट भी दे रखा है, तो हाइट भी गिवन है हमें और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल रहा है, थोड़ा सा लाइन हमारी टच नहीं कर पाई, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल रहा है जो हमारा है ये यहाँ से होगी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बात की जाए थीटा, तो हमें पता है टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जिसमें परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 30 मीटर और नीचे हमारा आ जाएगा 30√3। 30 से 30 कैंसिल मतलब 1/√3, तो 1/√3 हमारा टेन थीटा की वैल्यू है। टेन की टेबल हमें पता है, अगर टेन की टेबल में 1/√3 आ रहा है मतलब थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो अगर हम बात करते हैं तो थीटा 0 पे तो 0 हो जाता है, थीटा 30 पे हमारी 1/√3 देखने को मिलती है, थीटा 45 पे हमें 1 वैल्यू देखने को मिलती है, थीटा 60 पे हमें √3 वैल्यू देखने को, तो 1/√3 हमारा थीटा 30 है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आ गया हमारा 30 डिग्री निकल के आ गया। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था ये हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द रेडियल स्प्लिट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉग, तो जो लॉग है उसके वाइडर, वो वाइडर है आउटसाइड में और नैरोअर जाते जाते वो पतला होता जा रहा है, मतलब अंदर पिथ की तरफ जाते जाते वो नैरोअर होता जा रहा है, तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या कहें, क्या वो हार्ट शेक है, स्टार शेक है, कप शेक है या फिर इंटरवल है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ तरीके का लॉग होगा हमारा, जिसमें लॉग हमारा अगर इसको हम देखना चाहें तो यहाँ पर वाइडर होगा हमारा, जो रेडियल स्प्लिट है बेसिकली वो वाइडर है आउटसाइड पे, तो आउटसाइड पे वाइडर होगा और अंदर की तरफ हमारा, अंदर की तरफ आपको देखा कि वो नैरो होता जा रहा है, मतलब इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा जो इफेक्ट है ये बेसिकली ये जो शेक है वो स्टार शेक कहा जाता है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। चल वहीं पे अगर हम हार्ट शेक की बात करें, हार्ट शेक में क्या है, इसका उल्टा देखना, हमें पता है कि पित्त के बाद हमारा हार्ट होता है, पित्त के बाद हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट के पास हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हमारा टिम्बर, जो हमारा लॉग है उस हर्ट है वो बेसिक बात करें तो वो वहां पर ज्यादा वाइडर होता है, तो सेंटर पे ज्यादा वाइडर देखने को मिलता है और बाहर की तरफ पतला होता जाता है, तो सेंटर पे वाइडर है और बाहर की तरफ वो हमारा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, पतला होता जाएगा। आपको जो हमारा हार्ट वाला है वो हार्ट से कुछ वेल वहीं पे अगर हम कप शेक की बात करते हैं तो कप शेक में आपको जो कर्व्ड स्प्लिट देखने को मिलते हैं, स्प्लिट आपको कर्व्ड स्प्लिट देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं यंग ट्रीज में, लेकिन वहीं पे हार्ट शेक की बात करें तो ये आपको ओवर मैच्योर ट्री में, जब हमारा बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है प्लांट तब हमको देखने को मिलता है। यहीं पे कप शेक जो है हमारा यंग ट्रीज में देखने को मिलता है, जो कर्व्ड स्प्लिट होते हैं फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से सैप पे, उसके वजह से आपको कप शेक देखने को मिलेगा। रिंड गर्ल्स की बात करते हैं तो बेसिकली अब अगर हमने सही तरीके से, अगर अपने जो ट्री है, जो हमारा सैप था, जो हमारा ट्री है उसको सही तरीके से कट नहीं किया, अगर इरेगुलर मैनर में हमने उसको ब्रांच को जो कट किया है, अब उस वाउंड पर अगर फिर से सैप आने लगता है, उस पर ग्रोथ की लेयर आने लगती है, तो उस पर आपको रिंड गाल देखने को मिलेगा। तो ये आपकी कुछ इफेक्ट थे। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का रिलेटेड, जिसमें हमें बोला गया है कि डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुले दे रखे हैं, अगर हमें ये फॉर्मुले याद है तो हम ये मैचिंग आराम से कर लेंगे। कैलिफोर्निया बेयरिंग मेथड है, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड गिवन है, फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं ट्राइएक्सियल मेथड है और मैक्लियोड मेथड है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। तो जो कैलिफोर्निया बेयरिंग मेथड है वो तो हमें बहुत अच्छे से याद है, जिसमें 175 पी सीबीआर की वैल्यू निकालते हैं, सीबीआर की वैल्यू निकालते हैं, एक 2.5 mm पे दिखाते हैं और एक हमारा 5 mm पे दिखाते हैं। अगर हमारी 5 mm की वैल्यू है वो ज्यादा आ गई है तो क्या करेंगे, हम फिर से रीचेक करते हैं और फिर 2.5 mm की वैल्यू फिर से ज्यादा आ रही है तो हम उसी को ले लेते हैं। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए का अगर हम देखें तो 3 हो जाएगा, ए से हमारा 3 मैच कर रहा है, क्योंकि जो सीबीआर वैल्यू हम निकालते हैं उससे हम सीबीआर मेथड को देख सकते हैं। कल वहीं पे अगर अगर आपको ये जो कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड का फॉर्मूला अगर याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पता है, जो थिकनेस है वो हमारी जो 1/c थी, तो हमारी उसकी 1/5 पावर के मतलब हमारे इनवर्सली होती है, क्योंकि हम इस पे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हो। तो बी का हो जाएगा हमारा 1। ट्राइएक्सियल मेथड की बात करते हैं अगर, तो सबको ये क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है कि ट्राइएक्सियल मेथड में 3px, जिसमें हमारा रेनफॉल पे डिपेंड करता है, सेटलमेंट पे डिपेंड करता है, ये सब जो हमारी ई पे वैल्यू डिपेंड करती है, इन सब चीजों पे हमारी जो वैल्यू डिपेंड करती है, ट्राइएक्सियल मेथड का 4 हो जाएगा। तो मैक्लियोड मेथड जो बचा हो जाएगी हमारी थिकनेस जो है कि k log 10 p की पावर 5, ये हमारा हो जाएगा सेकंड। तो ये हमारा 3 का a का 3, b का 1, c का 4 और d का 2, ये ऑप्शन हमारे हो जाएंगे।
ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम उसको इससे मैच कर लेते। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। तो हमें करेक्ट पेयर फाइंड करना है। द केमिकल कंपोनेंट ऑफ ओपीसी इज गिवन। ओपीसी क्या हो गया हमारा? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, और यहाँ पर ये दूसरी तरफ उनके कंपोनेंट है और एक तरफ उनके फंक्शन है। तो अगर ओपीसी की बात करते हैं तो हमारी क्या क्या चीजें होती हैं उसमें? एक तो हमारा लाइम होता है जिसको CaO बोलेंगे, जिसको CaO से दिखाते हैं। फिर हमारा सिलिका होता है जिसे हम SiO2 बोल देंगे। फिर हमारा एल्यूमिना होता है जो कि Al2O3 हो जाएगा, एल्यूमिना गिवन होता है। फिर हमें आयरन ऑक्साइड गिवन होता है, आयरन ऑक्साइड की जरूरत होती है हमारे उस कंपोनेंट में। मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशिया। तो इन सबके क्या काम है और क्या परसेंटेज होना चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर परसेंटेज ज्यादा हो गया तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये भी हमें एक आइडिया होना चाहिए। एल्कली होता है प्रेजेंट, जो कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अब वो होते हैं तो होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में जिन्हें होना ही होता है, मतलब हम उन्हें निकाल नहीं सकते, वैसी एल्कलीज हैं जो सीमेंट से निकल नहीं सकते। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं एल्कलीज के बाद, तो हमारे पास सल्फर है। जो सल्फर है वो हमारे लिए इतना नुकसानदायक है, लेकिन अब होता है तो होता है, क्या कर सकते हैं। तो अब अगर हम लाइम की बात करें, तो लाइम की अगर बात करते हैं तो CeO जो है हमारा, ये हमारा 62 से लेके 67% के बीच में प्रेजेंट होता है CeO। अगर हम सिलिका की बात करते हैं तो 17 से लेके 25% के बीच में प्रेजेंट होता है। एल्यूमिना की बात करते हैं, Al2O3 है जो कि 3 से लेके 8% के बीच में प्रेजेंट होता है। FeO23 हमारा क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड हो गया, जो कि हमारा 4 से 5% में प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर हम मैग्नीशिया की बात करते हैं तो 1 से 3% में प्रेजेंट होता है। एल्कलीज हमें नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब 1% अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है, इसको हम एल्कलीज को कैंसर ऑफ सीमेंट भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो कैंसर ऑफ सीमेंट किसे कहा जाता है? एल्कलीज को कहा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं जहां भी हमने वो सीमेंट यूज किया है, और अगर इसकी वजह से हमें एफ्लोरेसेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए इसमें कोई भी विन विन सिचुएशन नहीं है, इसमें बस हमारे को दुख मिलता है। ये वो पर्सन है हमारी जिंदगी का जो बस हमेशा मनुष्यत लेके आता है। बल वहीं पे अगर हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर हमारा अनसाउंडनेस के लिए, जो हमारा साउंडनेस प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो अब हम CaO को देखें तो CaO हमारा क्या है? स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज में गिवन है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर वो परसेंटेज से एक्सेस हो गया तो हमें वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा, जो कि हमारा साउंडनेस है। इसलिए तो हमने देखा है कि हमारा साउंडनेस की प्रॉब्लम किस किस की वजह से देखने को मिलती है। एक हो गया हमारा लाइम, एक हो गया हमारा सल्फर, और एक हो गया हमारा मैग्नीशिया। सिर्फ लाइम की वजह से अगर हमें साउंडनेस पता करनी है तो हम लीच एटेलियर से पता कर लेते हैं। लीच एटेलियर एपरेटस होता है, उससे हम पता कर लेते हैं। लीच एटेलियर से पता कर लेते हैं, मेथड से पता करते हैं। लेकिन अगर हमें लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से करना होता है तो हम ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। सल्फर के लिए हमारे पास एज सच कोई टेस्ट नहीं है, उसके लिए हमें केमिकली जाना पड़ता है। वेल वहीं पे अगर हम Al2O3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस बिल्कुल सही मैच है ये। Al2O3 की बात करते तो ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी सेटिंग करा देता है। हमारा सेटिंग टाइम को, इनिशियल सेटिंग टाइम जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो कम करके हमारी जो सेटिंग है वो जल्दी कराता है। एल्यूमिना हमारे क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कलर तो नहीं देता, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। Fe2O3 की बात करते हैं, स्ट्रेंथ देता है और हमारा कलर देता है। जबकि अगर हम बात करें तो ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये भी गलत है। SiO2 की बात करें तो ये हमारा सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमारी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से वो लाइम के बाद अपना दूसरे नंबर पे इसकी आपको परसेंटेज देखने को मिलेगी। तो ये सेटिंग और स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड पीक। तो फ्लड पीक का जो QP गिवन है बाय द फॉर्मूला दिस, ये फॉर्मूला हमें दे रखा है 124A अंडर रूट में A प्लस 10 की 10.4। ये हमें A क्या है? कैचमेंट एरिया है, जो कि किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो ये फॉर्मूला किससे रिलेटेड? अगर आपको याद हो तो SSC JEE की जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया है, उसमें ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था। लास्ट ईयर डिकेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका फॉर्मूला होता है CD क्या है? हमारा डिकेंस कांस्टेंट है। एरिया हमारा 3/4 हो जाएगा। एरिया यहाँ पर क्या है? कैचमेंट एरिया है। डिकेंस फॉर्मूला की बात की जाए तो ये नॉर्दर्न इंडिया में यूज किया जाता है। नॉर्दर्न इंडिया जो हमारा एरिया हो जाएगा वहां पर इसको यूज किया जाता है। वहीं पे अगर राइफ फॉर्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पर जो CRA की पावर हमारी 2/3 हो जाएगा। A हमारा वही कैचमेंट एरिया, C हमारा राइव कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारा सदर्न इंडिया में यूज किया जाता है। सदर्न इंडिया में इसको यूज किया जाता है, इस फॉर्मूले को। वहीं पे अगर हम इंग्लिश फॉर्मूले की बात करें तो हम 1/√123A से
हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम अगर वो कर दें अप्रोक्सीमेट करके हम इसको √123 लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इंग्लिश फॉर्मूला का है, तो क्वेश्चन का आंसर तो इंग्लिश फॉर्मूला होगा। ये यूज कहाँ किया जाता है हमारा, महाराष्ट्र वाले रीजन में हम इसको यूज करते हैं, महाराष्ट्र रीजन में इसको यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और आज रैशनल फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन भी किया, आपको याद हो तो, जिसमें हमने क्यू निकाला था जो 1/36, जहां पर के हमारा कोफिशिएंट था, हमारा रन ऑफ कोफिशिएंट था, आई हमारा स्टॉर्म इंटेंसिटी थी सेंटीमीटर पर आवर में, और ए हमारा हेक्टेयर में एरिया था, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला ये भी हमारा डिस्चार्ज निकालने के लिए यूज किया जाता है। वेल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप से लेके बॉटम तक हमें फ्लेक्सिबल पेवमेंट की लेयर को अरेंज करना है। अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर हमारा सरफेस आ जाएगा, सरफेस कोर्स आ जाता है जिसपे हमारी कार मूव करती है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा बेस कोर्स आता है, उसके बाद हमारा बेस कोर्स आता है, फिर हमारा सब 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 बेस आएगा, सब बेस आएगा, सब बेस कोर्स आएगा, उसके बाद हमारा आ जाता है सब ग्रेड। इस तरीके से हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, कभी बॉटम टू टॉप भी हो सकता है, टॉप टू बॉटम हो सकता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइम में जल्दी जल्दी सॉल्व करने में, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने में, एक्यूरेसी को मत घटाना कि बॉटम टू टॉप भी एक ऑप्शन में गिवन होगा और आपने वहां टिक कर दिया और बैठे बैठे 3 नंबर और एक माइनस नेगेटिव मतलब 4 नंबर चलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस कोर्स मतलब सी पहले, फिर हमारा बी, उसके बाद हमें देखने को मिलता है ए, और फिर हमें डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा CBAD, ये हमारा आंसर है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर CET टारगेट, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, यही उनका हैंडल है, और करण ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर दिया है। उन लोगों के लिए शाउट आउट। आप लोग भी जरूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल वेट ऑफ अ स्टील बार ऑफ लेंथ। तो हमें जो स्टील बार है उसकी लेंथ दे रखी है 8 मीटर, डायमीटर दे रखी है 20 mm, डेंसिटी दे रखा है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमको क्या निकालना है, थ्योरेटिकल वेट निकालना है स्टील बार का। जरूर इस कमेंट सेक्शन में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जरूर बताइएगा कि हम किस और टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हैं, किस तरीके से आपको ऑल हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।